नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें रहस्य के पार और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 राइट नाउ। हम पहले सीन में क्लाउस को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग देख के इविल के बारे में बोलने लग रहा था कि इविल को सोसाइटी बनाती है, ना कि इविल पर्सन होता है। तभी हम देखते हैं सीन में पीछे कैमी खड़ी होती है और कैमी बोलती है मुझे किस लिए बुलाया यहाँ पर और कोई बात थी क्या। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ बात तो थी, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है और ऊपर से तुम ही मेरे दिमाग को समझ सकती हो और मेरी कंडीशंस को। सुनो, मैं इस टाउन में इसलिए आया था कि मुझे लगता था कोई विच मेरे खिलाफ किसी तरह का साजिश रच रही है। बट जब मैं यहाँ पर टाउन में आया तो मुझे पता चला कि एक लड़की है जो प्रेग्नेंट है, जिसका मेरा भाई ख्याल रख रहा है और मुझे मैनिपुलेट कर रहा है उसका ख्याल रखने के लिए। और फिर मुझे पता चलता है यहाँ पर एक और लड़की है जिसको बंदी बना के रखा हुआ है और उसको मुझे छुड़वाना है। और मैं एक लड़की को बचाना चाहता हूँ, एक को आजाद करना चाहता हूँ। तुम बताओ कैमी, ये क्या गलत है या फिर कोई इविल चीज है। और ये बोलने के बाद कैमी बोलती है नहीं, मुझे इसमें कुछ भी इविल नहीं लगता, मुझे तुम में इविल नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो तुम्हारी कंडीशन है, तुम्हारे फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तुम्हें एंगर इश्यूज हो जाते हैं, तुम एक तरह से जल्दी गुस्सा हो जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोग छोड़ के चले जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। इन सब चीजों की डर की वजह से तुम ऐसा रिएक्ट करते हो और तुम बुरे पर्सन नहीं हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं इस टाइम पे क्लाउस भी खुश होता है। फिर कैमी एडवाइस करती है कि तुम्हें किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए जो तुम्हें एक तरह की एडवाइस दे सके इन सब चीजों पे। उससे बात करने पे तुम्हें ज्यादा अच्छा फील होगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि मुझे तुमसे अच्छा लगता है बात करना, अगर तुम मेरी एक तरह से मेंटोर बनो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर अब क्लाउस बोलता है हाँ तुम ऐसा कर सकती हो, तुम मेरी एक तरह से स्टेनोग्राफर बन सकती हो। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है तुम्हें लिखना क्या है। बोलते हैं मैं अपनी स्टोरी लिखना चाहता हूँ कि सबको पता चले मेरी रियल स्टोरी क्या है। और ऊपर से हम दोनों बातचीत करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी और कहेंगे कि मार्शल को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा और तुम्हारी बारे में जानना पड़ेगा। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी लाइफ है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है नहीं, सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, मार्शल तुम्हें पसंद करता है और इसका मैं प्रॉफिट उठाने वाला हूँ इस बात का और ये हमारे लिए अच्छा होगा। ये कहने के बाद कैमी बोलती है तुम चाहते क्या हो एट लास्ट। और ये कहने के बाद बोलता है कि फ्रेंच क्वार्टर्स जो है वो एक तरह से पीक पे है जहां पर लड़ाई होने वाली है मेरे और मार्शल के बीच। मैं अकेला खड़ा हूं और मार्शल के पास एक है बहुत पावरफुल विच और एक आर्मी ऑफ वैम्पायर। और ये सुनकर कैमी डर जाती है और कहती है ये क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पास जाता है, उसको पकड़ता है और उसको कंपेल करके कहता है तुम्हें डरने या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और ये देख के हम देखते हैं कैमी एकदम शांत हो जाती है और बोलती है तुमने मुझे क्या किया। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैंने तुम्हें कंपेल कर दिया है कि तुम डरो ना। और ये कहने के बाद बोलता है ऐसे ही माइल्ड कंपल्शन ऐसे ही काम करता है। अब वहीं हम देखते हैं मार्शल को जो था डवीना के साथ और वहीं देखते हैं डिवीना बोलती है कि मैं इसकी बॉडी को अभी नहीं देने वाली क्योंकि मुझे एक तरह से पता करना है कि ओरिजिनल को कैसे मारा जा सकता है। ये डैगर उन्हें पेन तो करता है बट उन्हें जान से नहीं मारता है और वो जानना जरूरी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अब मार्शल बोलता है ऐसा नहीं होने वाला है, एक तरह से क्लाउस ने उसकी जान बचाई है, उसका भाई उसको देना जरूरी है। और ये कहने का बोलता है अब इसमें कुछ नहीं करा जा सकता। तभी हम देखते हैं कि डवीना पूछती है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे म्यूजिक फेस्टिवल में जाने की अलाउ करोगे क्योंकि मेरा बहुत मन है, महीनों से मैं इसी कमरे के अंदर बंद हूं। और ये कहने के बाद मार्शल साफ मना करता है और कहता है ऐसा नहीं होने वाला है। द रीजन इज विचेस तुझे ढूंढ रही है, अगर विचेस को तू मिल गई और स्पेशली उस एरिया में सोफी रहती है, तुझे पकड़ लेगी और तुम्हें मार भी डालेंगे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब डवीना बोलते हैं मैं वो हर चीज करती हूँ जो तुम कहते हो मार्शल, बट ये सही नहीं है कि तुम मेरे पे पाबंदियां लगाओ, इट्स नॉट गुड। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है अगर तुमने मुझे अलाउ नहीं किया, तुम्हें याद है ना कि मैं फोकस करके किसी का भी ब्लड बॉईल कर सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं डवीना एक तरह से कॉन्सेंट्रेट करती है और मार्शल का खून उबलने लगता है, उसे तेज पसीना आने लगता है। और तभी हम देखते हैं मार्शल हंसता है और कहता है ओके मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ बट मैं तुम्हारे साथ किसी को भेजूंगा, वो तुम्हें एक तरह से ख्याल रखेगी और सेफली जाना और आना और मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। और ये देख के हम देखते हैं डवीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैमी को जो अपने रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रही थी, वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस उसके पास आता है। और जैसे ही वो पास आता है कैमी बोलती है जब तुम मेरे पास आते हो और आसपास कोई नहीं रहता तभी मुझे याद क्यों आता है तुम एक वैम्पायर हो और तुमने मुझे सारी बातें बता रखी है और तुम मेरे पे माइंड कंट्रोल कर रहे हो। और ये कहने के बाद क्लाउस स्माइल करता है और कहता है ऐसे जो काम करता है कंपल्शन। और कहने के बाद बोलता है मुझे मार्शल के बारे में पता करना है, प्लीज आगे बैठो मेरे साथ। फिर पूछता है तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या मार्शल से। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है हाँ उसने मुझे एक तरह से हेल्प करने के लिए बुलाया था कि किसी एक लड़की को मेंटोर कर रहा है और उसको घुमाने के लिए उसके साथ, क्योंकि उसको थोड़े साइकिक एंगर इश्यूज और वो सब है और मैं एक तरह से साइकेट्रिक्स हूं तो शायद उसको हेल्प कर सकूं। तभी क्लाउस बोलता है फिर तुमने क्या कहा। तो कैमी बोलती है मैंने ना कर दिया, मेरे पास ये काम इतना सारा है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुमने गलत कर दिया, तुम जाओ वापस उसको हाँ बोलो
और उस लड़की के साथ घूमने जाओ। और ये कहने के बाद कैमी बोल रही तुम मुझे जबरदस्ती एक तरह से काम के लिए नहीं कह सकते हो। और तभी हम देखते हैं वो कंपेल करता है और कहता है कि तुम उस लड़की के साथ जाओगी और मुझे हेल्प तुम्हारी इसलिए चाहिए क्योंकि उस विश ने एक तरह से मेरे भाई को भी पकड़ के रखा हुआ है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो कैमी को कंपेल करके उसके साथ भेजने के लिए रेडी कर देता है। और अब हम देखते हैं हेली को, जो एक तरह से विच के साथ बैठी हुई थी जिसका नाम एग्नेस था, और वो उसको इंसिस्ट कर रही थी डॉक्टर के जाने के लिए। वहीं पर हेली बोलती है वो नहीं जाना चाहती, इस टाउन में वेयरवुल्फ अलाउड ही नहीं है और प्रेग्नेंट तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद बोलती है हम बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ एक है डॉक्टर, वहां पर तुम्हें ड्यू डेट वैसे भी जा चुकी है, एक बार चेकअप करा के लाएंगे और ऊपर से किसी वैम्पायर को पता भी नहीं लगने देंगे, तुम्हें रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि अब रिबेका भी इंसिस्ट करती है इसके लिए और हम देखते हैं कि अब हेली मान जाती है और वो दोनों तैयार होने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पर रिबेका कुछ बार बार सर्च कर रही थी। तभी वहां पर क्लाउस आता है और कहता है कि तुम सुबह से वही सर्च कर रही हो घर के लिए रिबेका, तुम कभी मतलब और कुछ भी तो कर लो। और ये कहने के बाद बोलती है मैं अपने भाई को ढूंढ के रहूंगी, मुझे पता करना है कि वो घर कौन सा है, क्योंकि मुझे विंडोज याद है जिन पे शटर्स वाले लेयर लगी हुई थी और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं पूरे टाउन में छान मारूंगी नेट पे देख देख के। और तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है क्लाउस और बैठता है और कहता है भाई मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो ये है कि अब तक मार्शल ने बॉडी को अब तक लौटाया नहीं है। तुम सोच के देखो उसने बॉडी को क्यों नहीं लौटाया, शायद वो अब हायर अथॉरिटी नहीं है, शायद कोई और है। और मेरे हिसाब से उस लड़की की भी चलती है उस विच की, और अगर हम उस विच को अपनी तरफ कर ले और न्यू अगर एक तरह से उसे अलायंस बना के रखे तो शायद हमारे अंडर आ जाए वो विच। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती रियली तुम्हारे एक भाई है, एक तरफ पावर है, तुम पावर को चुन रहे हो भाई को नहीं। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता मैं तो एक तीर से दो निशाने लगा रहा हूं और मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है। अब हम देखते हैं मार्शल के जितने भी वैम्पायर थे वो एक तरह से अंधेरे में बैठे हुए थे और वहां पर एकदम आती है रिबेका, और रिबेका को देख के जो उनका सेकंड लीडर होता है बोलते हैं ओहो हमारे पास ओरिजिनल वैम्पायर आई है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ मुझे कुछ पता करना है और मुझे पता चला तुम्हें क्लाउस से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे लिए मैं क्लाउस को हटवा सकती हूँ उस टाउन से, बट तुम्हें मुझे गॉसिप देनी होगी मार्शल की गर्लफ्रेंड के बारे में, या फिर वो कौन है जो मार्शल को डेट कर रहा है। तुम्हें तो पता होगा एक टाइम पे मैं और मार्शल बहुत कुछ थे बट अब कुछ भी नहीं है, तो मुझे जानना है। और ये कहने के बाद हम देखते हो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, शायद वो बारटेंडर है। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है अंधा भी उसके साथ प्यार ना करे, कोई और है, रियलिटी कुछ और है, वो तुम्हें बतानी होगी। और ये कहने के बाद बोलती है अगर कोई हुई ना तो पूरे क्वार्टर के नियर बाय एरिया में ही मिलेगी, तू ढूंढ ले जाके। और ये देखने के बाद हम देखते हैं रिबेका वहां से जाने का प्लान बनाती है। अब हम देखते हैं शाम हो चुकी थी और म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। वही हम देखते हैं अपने वैम्पायर से बोलता है कि यहाँ पर कोई विचेस मिले तो टपका देना है फिर भगा देना। और यहाँ पर डवीना आने वाली है एक लड़की के साथ, उसके आसपास मत रहना बट उस पर नजर रखना, उसको कहीं जाने मत देना, या फिर उस पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी केयर करना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं पूरे वैम्पायर्स को फैला देता है म्यूजिक फेस्टिवल में। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके साथ डवीना थी और डवीना को बोलता है तुम पूरा एंजॉय करो और रिलैक्स करके यहाँ पर अपना डे एंजॉय करो। ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। अब हम देखते हैं बार के अंदर बैठी हुई थी अभी डवीना कैमी के साथ, और वहीं देखते हैं मार्शल कैमी को थैंक यू कहता है उसका ध्यान रखने के लिए। उसके बाद कैमी बोलती है कोई बात नहीं, मैं सब टेबल वेबल साफ करती हूँ, उसके बाद मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, इसको जहां जाना है इसके साथ जाऊंगी और इसको एक तरह से कंपनी दूंगी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि डवीना पीछे मुड़ के कहती है मार्शल तुम्हें यहाँ 10 मिनट पहले चले जाना था। और ये कहने के बाद बोलती है प्लीज तुम चिंता मत करो मेरी। और तभी मार्शल हंसते हुए बोलता है कि थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो यार, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है मैं मेयर से मिलने जाता हूँ और शायद वो मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट कर दे। और तभी हम देखते हैं मार्शल वहां से चला जाता है और कैमी डवीना के पास खड़ी होती है और कहती है तुम तब से उस लड़के को देख रही हो, जानती हो क्या? तभी डवीना बोलती है हाँ मैं उसे जानती हूँ, मेरा बचपन का दोस्त है, 10 साल के थे तब से जानती हूँ उसे, उसका नाम टिम है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टिम बहुत ही बढ़िया वायलिन बजा रहा था। अब हम अगले सीन में रिबेका को देखते हैं जो एक तरह से चर्च के अंदर जाती है सर्च करते हुए, और वहां पर फादर जो होता है उससे पूछती है कि यहाँ पर ऊपर तुम्हारे फ्लोर पे शटर्ड विंडो है, मुझे वो देखनी है। और ये कहने के बाद फादर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ ये देखने के लिए आई हो और या फिर कुछ और काम से आई हो। तभी हम देखते हैं रिबेका साइड में ब्लड के एक तरह से छींटे देखती है और कहती है यहाँ पर हुआ क्या था। और ये कहने के बाद फादर बोलता है यहाँ पर एक तरह से मासकर हुआ था, एक ने सारे लोगों को मार दिया जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स थे और खुद को भी लास्ट में मार डाला। और ये कहने के बाद बोलता है शायद तुम्हें ब्लड से प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ ना रहो तो ज्यादा बेटर है। तभी उसे कंपेल करती है और वहां पर हम देखते हैं फादर बोलता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका बोलती है तुम मुझे भूल जाओ कि मैं यहाँ पर आई थी, और आगे चली जाती है। और अब हमें पता चलता है कि फादर एक तरह से कंपेल नहीं हो सकते, वो पीछे मुड़कर रिबेका की तरफ देखते हैं बट कोई एक्शन नहीं करते हैं। और वहीं हम देखते हैं रिबेका ऊपर कमरे में जाती है, वहां पर वो अंदर एंटर नहीं कर पाती और अपने भाई की लाश को देखती है जिसको देख के बहुत बुरी तरह से टेंस हो जाती है। और वहां पर हम देखते हैं कि अब अलाइजा की आंखें खुलती है और एक फ्लैशबैक सीन में हम चले जाते हैं जहां पर रिबेका और अलाइजा एक साथ थे। तभी पता चलता है कि फ्लैशबैक सीन नहीं, एक तरह से अलाइजा ने इल्यूशन क्रिएट किया है और बोलता है कि यहाँ पर मैं अटका हुआ हूं और कुछ देर में होश में आ जाऊंगा और वहां पर पहुंच भी जाऊंगा, बट ये मैटर नहीं करता है।
ये जो लड़की है डवीना एक तरह से बहुत ज्यादा क्यूरियस है हमारे बारे में जानने के लिए और हम पे एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे और विचेस और वैम्पायर की लड़ाई को कम करने की कोशिश करेंगे इस टाउन में। बट रिबेका, मैं अपने आप अपने को देख लूंगा, बट तुम्हारा काम क्या है इस टाइम पे पूरी फैमिली को थोड़ा एकजुट रखना और ऊपर से हेली की प्रोटेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। उसको प्रोटेक्ट करो, उसके अनबोर्न बेबी को भी। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उन दोनों का ध्यान रखोगी। और ये कहने के बाद अब रिबेका बोलती है आई प्रॉमिस यू भाई, मैं उसका ध्यान रखूंगी। अब हम देखते हैं एग्नेस को जो एक तरह से लेके जाने लग रही थी हेली को एक डॉक्टर के पास और जंगलों के पार एक घर में ले जाती है। और ये देखिए हेली बोलती है ये है हॉस्पिटल। बोलती है हाँ, एक तरह से मार्शल ने इसको बाहर कर दिया था टाउन से, बट इसका हॉस्पिटल दूर है और तुम्हें यहाँ पर कोई वैम्पायर वाला पंगा भी नहीं होगा। ये देखने के बाद हम देखते हैं बोलते तुम अंदर जाओ, चेकअप करा के जल्दी आना, मैं कार में बैठी हूँ। तभी हम देखते हैं हेली अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं एग्नेस किसी को फोन मिलाती है और कहती है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जल्द से जल्द आओ और जो करना है वो कर लो, मेरे को बाद में मत कहना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एग्नेस की आंखों में बिल्कुल आंसू आने को थे और बहुत ज्यादा रिग्रेटेड फील कर रही थी और वहां पर शायद हेली पर अटैक होने वाला था। अब हम देखते हैं हेली को जो अंदर थी और अपना चेकअप कराने लग रही थी और तभी वो बोलती है बिल्कुल बच्चा बिल्कुल हेल्थी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखने के बाद हम देखते हैं हेली भी खुश हो जाती है और तभी हेली बैठती है और अपनी शर्ट वापस पहन लगती है ऊपर से। और ये देख के डॉक्टर बोलती है तुम्हारा बर्थ मार्क थोड़ा अजीब है जो उसके कंधे पे था। और ये देख के बोलती है हाँ ये सब तो है, अब मुझे घर जाना है और बताओ। ये कहने के बाद डॉक्टर बोलती है तुम्हारा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन देती हूँ। और ये कहने के बाद बाहर चली जाती है और बाहर जाने के बाद हम देखते हैं वहां पर एग्नेस खड़ी थी और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं हेली को थोड़ा अजीब लगने लगता है इस सिचुएशन में। और तभी एक वुल्फ की आवाज आती है जिसको देख के वो विंडो की तरफ देखने लगती है हेली। और वहीं पर हम देखते हैं कि रिबेका का मैसेज आया था और रिबेका पूछती है तुम अभी कहां पर हो, तो बता देती है कि मैं एक तरह से डॉक्टर के क्लिनिक में हूँ बायू प्लेस में। तभी हम देखते हैं हेली विंडो की तरफ देखती है और वहां पर एक गाड़ी आके रुकती है और वहां पर देखते हैं कुछ लोग गाड़ी से उतर रहे हैं। वहीं पर ये देखती है कि एग्नेस डॉक्टर से बात कर रही है और डॉक्टर अंदर आती है और कहती है मैं तुम्हारे मेडिसिन लाई हूँ। और ये सुनने पर हेली को डाउट होता है और कहती है मैं मेडिसिन बाद में लूंगी। और तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर पीछे जाके एक इंजेक्शन फिल करने लगती है और वो 3-4 बंदे घर के अंदर आने लगते हैं और ये देख के हेली डर जाती है। और वहीं हम देखते हैं डॉक्टर पीछे से आके उसे इंजेक्शन मारने की कोशिश करती है और तभी हम देखते हैं हेली उसके सर पे सर मारती है, उसका इंजेक्शन उसी को लगाती है और वहां पर वो गेट बंद कर लेती है। वहीं पर हम देखते हैं वो बंदे गेट तोड़ने के लिए खड़े थे बाहर और गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं हेली विंडो खोलने की कोशिश करती है, विंडो खोलती है और वहां से भाग जाती है। और वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग विंडो से भागते हुए देखते हैं हेली को और ये देख के उसका पीछा करने लगते हैं। अब हम देखते हैं हेली भागती है जंगलों के अंदर और वहां छुप जाती है। वहीं पर हम देखते हैं 3-4 लोग उसे ढूंढने आते हैं और हेली उनके पीछे जाती है और तीनों को मारती है एक-एक करके। किसी का सर फोड़ रही है, किसी के एरो से उसी को मार रही है और तीनों को मार देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि चौथा वाला वहां पर खड़ा था और हेली जमीन पे थी और तभी लगता है कि चौथा वाला हेली को मार देगा, पर तभी वहां पर रिबेका आती है और उसकी गर्दन तोड़ती है और कहती है मैं तुमसे इंप्रेस हूं हेली, तुमने मस्त मारा इन्हें। और ये कहने के बाद हेली बोलती है तुम यहां तक पहुंची कैसे? बोली मैं आधे रास्ते में ही थी और मुझे पता चल चुका था। और ये किसने किया? बोले एग्नेस ने शायद इन विचेस और लोगों को भेजा मुझे मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं टॉर्चेस दिखाई देते हैं दूर साइड में और ये देख के रिबेका बोलती है और भी लोग हैं, तुम यहाँ से भागो हेली। और वहां पर हम देखते हैं रिबेका उनसे लड़ने के लिए खड़ी थी और तभी हम देखते हैं कि रिबेका को 3-4 तीर लगते हैं जिससे वो जमीन पे गिरने लगती है। और ये देख के हेली रुकती है और तभी देखते हैं हेली को भी एक तीर लग जाता है और हेली भी जमीन पे गिर जाती है। और यहीं पर हम देखते हैं वो जमीन पे गिरे हुए थे और इतने सारे लोग वहां पर पहुंच चुके थे उन्हें मारने के लिए। अब हम देखते हैं उस म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर हम देखते हैं कि टीम का वेट करने लगी थी डवीना, बट टीम वहां से निकल जाता है और पता ही नहीं चलता डवीना को कब निकल गया। और तब हम देखते हैं टीम अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से जाने की कोशिश करता है और तभी उसके बाद क्लाउस आता है और उसको एक तरह से कंपल्शन में डालता है और वहां पर हम देखते हैं उसको कोई एक तरह से इंस्ट्रक्शन देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब क्लाउस वापस जाता है बार के अंदर, जहां पर हम देखते हैं डवीना बोलती है मुझे उससे मिलना था, इतने टाइम बाद मिले थे, उसके बाद अब वो पता नहीं कहां चला गया और ये सब बेकार है, वहां से जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अब क्लाउस कैमी के पास आता है और कहता है कि ये पर्ची उसको जाके दो और कहो कि उनमें से एक म्यूजिशियन उससे मिलना चाहता है और तुम उसको पीछे के रास्ते से मार्शल के वैम्पायर से बचाते हुए चुपचाप वहां से निकाल दो और जो भी करो उसके साथ रहना और उस पर नजर रखना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैमी को एक तरह से कंपल्शन करके वहां से भाग जाता है और तभी हम देखते हैं कैमी को पर्ची दे देती है और हम देखते हैं कि अगला सीन चर्च का, जहां पर टीम उसका वेट कर रहा था। अब हम देखते हैं कि डवीना मिलती है टिम से जो उसका वेट कर रहा था। वहीं पर कैमी बोलती है मैं बाहर खड़ी हूं, तुम मुझसे जाके मिल लो, बिल्कुल सेफ है। तभी देखते हैं डवीना अंदर जाती है, उससे मिलती है और वहां पर वो बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। और ये कहने के बाद डवीना बोलती है हाँ मुझे तुम्हारा एक तरह से चिट मिली यहाँ पर मिलने के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब टीम बोलते थोड़ी अजीब जगह नहीं है मिलने के लिए ये, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग मरे थे। और ये कहने के बाद डवीना बोलती है यही तो इस बात की खासियत है कि यहाँ पर कम लोग रहेंगे, हम आराम से बात कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों बात करने लगते हैं और तभी टीम बोलते हैं तुम
क्लास छोड़ के कैसे चली गई, ना तुम क्लास में आती हो ना कुछ करती हो। और ये कहने के बाद डवीना बोलती है कुछ पंगा हो गया था, इस वजह से मैं वापस क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम बताओ तुम कैसे हो। और ये कहने के बाद टिम बोलता है मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम बताओ। और ये कहने के बाद डवीना बोलती है हाँ चीजें चल रही हैं, बट एक तरह से वो फिर भी सही है। अब टिम बोलता है हाँ वैसे तुम अच्छी दिख रही हो, और मुझे तो तुम मतलब बहुत याद आती थी जब तुम गई थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों बातचीत करने लगते हैं, और तभी बोलते हैं कुछ कंडीशंस थी वरना मैं जरूर आती वापस टाउन में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टिम बोलता है ये जगह भी थोड़ी सही है और मैं तुम्हारे लिए कुछ बजाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वो अपना वायलिन उठाता है और एक ब्यूटीफुल सी ट्यून बजाता है, और वहीं पर हम देखते हैं उस मोमेंट पर बेंच पर बैठती है और उसकी सारी ट्यून सुनने लगती है उसकी आंखों में आंखें डालकर। अब हम देखते हैं कैमी को जो दूर बैठी हुई थी वहां पर नजर भी रख रही थी डवीना पे, और वहां पर एक पेंटिंग दिखती है जिसपे बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था और यहाँ पर एक मासकर हुआ था। तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पे वहां पर क्लाउस आता है और कहता है इस बंदे में बहुत टैलेंट है टीम में, इस जैसा टैलेंट किसी को कंपेल करके नहीं दिलाया जा सकता। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे कैमी बोलती है मुझे पता है तुम क्या हो, तुम वो बंदे हो जो अपना काम दूसरों से निकलवा के रहता है, और इस जगह पे कितने सारे मासकर हुए होंगे और तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी चीजें बहुत सारी घटी होंगी, और मुझे इस जगह पे आके थोड़ी नेगेटिविटी फील होती है। तभी क्लाउस बोलता है हाँ दुनिया में सब लोग बुरे हैं, ये दुनिया ही बुरी है। ये कहने के बाद कैमी बोलती है नहीं दुनिया बुरी नहीं है, लोग बुरे नहीं है, हालात और सिचुएशंस लोगों को बुरा बनाती है और एक तरह से उनका मेंटल ब्रेकडाउन कराती है। और ये कहने के बाद बोलती है इसमें सब लोगों की गलती नहीं होती है, बस सिचुएशन ऐसी होती है और कोई लोग बुरे नहीं होते हैं। तभी हम देखते हैं कैमी बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और कहती है ना वो ड्रग्स करता था ना स्मोक करता था, और एक तरह से उसने मासकर किया, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता तुम जानती हो जिसने मासकर किया था इसके अंदर? बोलती हाँ जानती हूँ, वो मेरा भाई था, भाई क्या कहूँ मेरा ट्विन था, बट उसने ऐसा क्यों किया मुझे अब तक पता नहीं चला। अब हम देखते हैं कैमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है उसे अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं कि उसके भाई एक मॉन्स्टर में बदल गया था और ऊपर से कभी वो ना बदल जाए। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ कैमी, और बोलता है कि तुम अब जाओ बेटर है क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है। और तभी उसे कंपेल करके कहता है जाओ बाहर और म्यूजिक एंजॉय करो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उनको कुछ काम था टिम से और डवीना से, और वहां पर वो कैमी को घर भेज देता है। अब हम देखते हैं म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर वहां पर फादर घूमने लग रहे थे और वो मार्शल को ढूंढ के उसको अपने पास बुलाते हैं और मार्शल को बताते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल आ चुके हैं। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ मुझे पता है, आपको कुछ मिला के? कोई बोलता है हाँ उनमें से एक मिली थी और मुझे कंपेल करने की कोशिश करके एडिक में घूमने की कोशिश कर रही थी और पूरी तरह से चर्च में घूम रही थी और उसको लगा कि मैं कंपेल हो चुका हूँ बट मैं रिवेन लेता हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे पता है आ चुका है, इनको जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद अब फादर को गुस्सा आता है और बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस टाउन में, जिन लोगों को तुम्हारा सीक्रेट पता है उन लोगों की मेहरबानी पे तुम यहाँ पर जी रहे हो। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है अच्छा मैं ऐसा जी रहा हूँ तो तुम याद रखो मेरे लोगों की वजह से यहाँ पर टाउन में सुख शांति बनी हुई है, तुम इस बात को भी जान लो। तभी हम देखते हैं वहां पर जोशुआ आता है और कहने लगता है कि प्रॉब्लम हो गई है और लड़की पे से ध्यान हट चुका है सब लोगों का और पता नहीं डवीना कहाँ भाग चुकी है। ये देखने के बाद मार्शल टेंस हो जाता है और कहता है फादर से मैं आपसे आके मिलता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो सीधा जाने लगता है जोशुआ के साथ। अब अगले सीन में हम देखते हैं डवीना को वो थी टिमी के साथ और टिमी अपना वॉयलिन पैक करके जाने की तैयारी कर रहा था। वहीं पर हम देखते हैं कि डवीना उससे बातचीत कर रही है और बहुत ज्यादा खुश है। वहीं पर क्लाउस आता है और क्लाउस कहने के बाद बोलता है टिमी तुम्हें रियल टैलेंट है और तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाते हो। और इसको देखने के बाद डवीना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्लाउस यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस उनके पास आके खड़ा होता है और टिमी को एक तरह से हिप्नोटाइज करता है, एक तरह से कंपल्शन में डालता है और कहता है पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाओ, 1 से 1000 तक काउंट करो। और ये देखने के बाद वो पीछे चला जाता है और ये देख के डवीना को बहुत गुस्सा आता है कि ये कंपेल क्यों कर रहा है। और वो करने के बाद हम देखते हैं वो बैठता है और बात करने लगता है डवीना से और बोलता है कि मार्शल तुम्हें एक तरह से कैप्चर करके रखता है और यहाँ पर आना तुम्हारे लिए वैसे भी सेफ नहीं है, ना तुम विचेस की साइड हो सकती हो ना वैम्पायर की साइड हो सकती हो, बट तुम मेरी साइड पे हो सकती हो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा वैम्पायर और विचेस दोनों से। और ये कहने के बाद डवीना बोलती है तुम ये क्या कह रहे हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि मार्शल तुम्हें एक तरह से बंद करके रखता है कमरे के अंदर और तुम वहां पर घुटती रहती हो और मार्शल अपनी जिंदगी एंजॉय करता है, इससे बेटर है कि तुम मेरी साइड ले लो, मैं तुम्हें आजाद करके रखूंगा और तुम्हारी जो मर्जी होगी वो तुम कर सकती हो और तुम्हें कमरे में नहीं सड़ना पड़ेगा जो मार्शल तुम्हारे साथ करता है। और इस टिमी को देखो ये अपनी लाइफ जिएगा, तुम उस कमरे में बंद रहोगी और ये जिंदगी चाहती हो क्या तुम। तभी डवीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मार्शल उसका दोस्त है और वो उसको हेल्प करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन देता है उसे दूसरे विचेस के खिलाफ। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, तो उन लोगों को क्या जिनको तुम प्रोटेक्ट करती हो। तभी वो टिमी के पास जाके खड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद अब डवीना बोलती है जो मेरे चाहने वालों को हाथ लगाने की भी कोशिश करता है मैं उसे मार देती हूँ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अच्छा तुम ऐसा करती हो तो फिर तुम्हें मार्शल की जरूरत ही नहीं है, मार्शल तुम्हें सिर्फ मैनिपुलेट कराता है अपने गंदे काम करवाने के लिए और फिर तुम्हें एक प्रिजनर की तरह रखता है।
और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब डवीना को गुस्सा आता है और एक तरह से बोलती है अब तुम्हें पता चल रहा है पेन क्या होता है। और वहीं देखते हैं कि क्लाउस का ब्लड बॉईल करने लगता है और क्लाउस बहुत बुरी तरह से कांप रहा है क्योंकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो चुका है। तभी क्लाउस बदला लेने के लिए टिमी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है ये मरेगा वरना। अच्छा वो इन्हें बचाता है बट इसको मरना होगा तुम्हारे वजह से। और ये कहने के बाद वो बोलती है नहीं इसको मत मारना। और वहीं पर क्लाउस बोलता है पहली बार मिली थी और शायद आखिरी बार हो जाए और ये तुम पे डिसाइडेड है कि तुम क्या करने वाली हो उसका डिसीजन। और ये देख के डवीना बहुत बुरी तरह से डर सी जाती है। अब हम देखते हैं कि अब क्लाउस उसकी गर्दन पकड़े खड़ा था अभी भी और अब डवीना उसकी टांग तोड़ती है और वो बोलती है कि प्लीज छोड़ दो उसे। तभी हम देखते हैं बोलता है मैं डिमांड नहीं सुनता हूं। और ये देखने के बाद अब डवीने का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहां फ्लेम्स हाई हो जाती है कैंडल्स में और सारे ग्लास टूटने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों को दूर फेंक के मारते हैं अपने मैजिक से और दिखाती है कि डवीना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वही हम देखते हैं कैमियो भी म्यूजिक फेस्टिवल में घूम ही रही थी। उसके पास आता है सीधा मार्सेल और मार्सेल पूछने लगता है कि डवीना कहाँ गई है। बोलती है डवीना तो यहाँ से जा चुकी है, वो शायद उस पुराने वाले चर्च के अंदर ही है और वहां पर किसी का वेट कर रही है, किसी बॉय का। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मार्सेल बोलता है तुम यहीं पर ढूंढो, अगर यहाँ पर आए तो मैं उसे वहां पर ढूंढ के आता हूँ। और ये कहने के बाद वहां से भाग जाता है उस चर्च की तरफ। अब हम अगले सीन में रिबेका को देखते हैं जिसको 2 तीर लगे थे और जमीन पे गिरी हुई थी। अपने दोनों तीर निकालती है और आसपास देखने लगती है। उसे हेली कहीं भी नहीं दिखती और हेली हेली चिल्लाने लगती है कि वो गुम चुकी है, अब पता नहीं कहाँ गई है, अभी तो यहीं पर थी मरने से पहले। अब हम देखते हैं डवीना भी उठ चुकी थी और वहां पर वो देखने लगती है। टिम उसको आसपास नहीं दिखता है और वहां पर ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है टिम को देखने के लिए। और तभी हम देखते हैं ऊपर खड़ा क्लाउस ये सब देख रहा था और वो रिबेका से बात कर रहा था। रिबेका बताती है कि यहाँ पर जितने भी लोग उन्हें मारने आए तो सब मर चुके हैं और सारे लोग मरे पड़े हैं बट यहाँ पर हेली नहीं है और हेली को ढूंढना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि हाँ मैं बस आ रहा हूँ, तुम 2 मिनट रुको, तुम ढूंढना स्टार्ट करो और हेली को ढूंढना भी जरूरत है। और वहां पर देखते हैं कि वो नीचे देखता है और वो फोन काटता है। तभी हम देखते हैं उसके साइड में टिम खड़ा था और टिम बोलता है प्लीज मुझे नीचे मत गिरना। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे पता है तुम्हें नहीं गिरना बट मेरी ये जरूरत है। और तभी हम देखते हैं टिम को ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसके वायलिन को भी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि टिम पूरी एक मंजिल से नीचे गिर चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो जमीन पे पड़ा था, उसको देख के वापस आती है डवीना, उसको गोद में लेती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे सब नहीं करना चाहिए था। और क्लाउस ने ऐसा लगा दिया कि जिस तरह की डवीना की मैजिक की वजह से उसके दोस्त टिमी को लगी है। तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आता है और कहता है देखा वॉर का यही नतीजा होता है, अपनों को हर्ट होता है। और ये कहने के बाद उसके पास बैठ जाता है। वही हम देखते हैं कि अब बिल्कुल रोने की हालत में थी डवीना और बोलती है प्लीज हेल्प करो। और ये कहने के बाद बोलता है डवीना तुम्हारे लिए मैं जरूर हेल्प करूंगा। और ये कहने के बाद क्लाउस अपना हाथ काटता है और उसे अपना ब्लड पिला के उसको हील करता है। ये देख के हम देखते हैं कि डवीना को बहुत अच्छा लगता है और कहती है थैंक्स क्लाउस। और तभी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है बट इसकी मेमोरी मिटानी पड़ेगी। और ये कहने के बाद बोलता है डवीना क्यों ऐसा करना पड़ेगा। और तभी क्लाउस बताता है कि इसको कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए तुम्हारे बारे में, वरना विचेस तुम्हारा फायदा उठा सकती हैं या फिर इसको नुकसान पहुंचा सकती है जिससे तुम्हें बुरा लगेगा। और ये कहने के बाद उसे एक तरह से कंपल्शन में देता है कि तुम डवीना से मिले नहीं, कॉन्सर्ट के और घर चले गए। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो उसका गिटार लेके डवीना जाने लगती है और वहां पर क्लाउस चला जाता है और टिमी भी। और तब हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा सैड थी वो। अब हम देखते हैं वहां पर मार्सेल आता है और मार्सेल इस बुरी हालत को देख के बोलता है कि क्या हुआ था यहाँ पर। और ये कहने के बाद अब डवीना कुछ नहीं बोलती और कहती है ये तो मेरा घर है। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं वो हाथ में लेके वॉयलिन ऊपर चली जाती है। और ये देख के अब मार्सेल को डाउट थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब हम देखते हैं कि रिबेका ढूंढ रही थी उसे बट उसे कोई भी नहीं मिलता। और तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आता है और क्लाउस को देख के रिबेका बोलती है अच्छा अब तुम्हें टाइम मिल गया फैमिली के लिए। और ये कहने के बाद बोलता है रिबेका वो है कहाँ और तुम कहाँ थी ये सब करने के टाइम पे। और बोलती है रिबेका मुझको 2 तीर लगे थे और मैं जमीन पे पड़ी थी बट किसने उसके सारे एनिमीज को मारा और वो कहाँ है ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है और सारे लोगों को मार दिया किसी ने। तभी हम देखते हैं वहां वुल्फ की आवाज आने लगती है और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है लगता है इसके कजन है हेली के जिसने उसको प्रोटेक्ट किया। तभी हम देखते हैं वो बाहर जाने लगते हैं और तभी हेली लंगड़ाते हुए बहुत बुरी हालत में आ रही थी। और ये देखने के बाद दोनों उसके पास जाते हैं और क्लाउस उसके घाव देखने लगता है तो देखते हैं वहां पर घाव सारे हील हो चुके थे। और ये कहने के बाद रिबेका पूछती है कि तुम्हारे इतने जल्दी घाव कैसे हील हो गए। और तभी हेली बोलती है मैं एक वेयरवुल्फ हूं, तुम्हें पता है ना। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है नहीं ये वेयरवुल्फ इतनी जल्दी हील नहीं होते, ये वैम्पायर ब्लड है। और ये कहने के बाद अब रिबेका बोलती है जो तुम्हारा बच्चा है उसके अंदर वैम्पायर ब्लड है और बच्चा तुम्हें हील कर रहा है एक तरह से मदर को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो जमीन पे बैठ जाती है वहीं पर साइड में। तभी हेली बोलती है कि आज वेयरवुल्फ ने उसकी जान बचाई है। और ये कहने के बाद अब क्लाउस को गुस्सा आता है और कहता है विचेस को इसकी जान बचानी चाहिए थी ना कि वेयरवुल्फ को, और ये सोफी ने किया होगा। और ये कहने के बाद हेली बोलती है सोफी ने नहीं किया है ये दूसरी ने किया है। फिर क्लाउस बोलता है सारी एक ही बात है, सारी विचेस एक साथ आती है और मैं इनसे बदला लेके रहूंगा। और तभी रिबेका बोलती है तुम शांत हो जाओ भाई, मैं आज एलाइजा से एक मिली थी और उसने कोई मुझे मैसेज भेजा है। और ये कहने के बाद हेली बोलती है एलाइजा से मिली हो तुम। बोलते हैं हाँ एलाइजा ने एक मैसेज पास किया है वो जल्दी आ जाएगा।
उसका मैसेज है कि तुम्हारा ख्याल रखे और बाकी उसके लिए प्लान है सब कुछ करने के लिए परफेक्टली, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब हेली चलने लगती है वापस गार्डन में बैठने के लिए, और वो चल नहीं पाती और लड़खड़ाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसको क्लाउस उठाता है और बोलता है माय लव, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। और ये देख के वो तीनों गाड़ी के अंदर बैठ के वापस जाने की तैयारी करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं मार्शल गुस्सा करने लगता है अपने बंदों पे और बोलता है तुम एक लड़की का ध्यान नहीं रख सकते हो। और तभी हम देखते हैं जो उनका लीडर था वो बोलता है यार तुम हमेशा हमें क्यों डांटते हो, उस लड़की की गलती है, जहां जाना था जाएगी, और क्या तुम हम सबको इस तरह दूसरों के लिए डांटोगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब मार्शल को गुस्सा आता है और तभी वो बोलता है हाँ गुस्सा करो हम पे, हमको एक तरह से सबको गार्डन के अंदर चिनवा दो। और तभी हम देखते हैं उसकी गर्दन तोड़ता है और जोशुआ को बोलता है जब ये होश में आए ना इससे बोलना कि एक ढंकी से मुझे माफी मांगे, इसके एटीट्यूड से ज्यादा अच्छी होगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जोशुआ भी डर जाता है। और उसी मोमेंट पर वहां पर रिबेका आती है और रिबेका आने के बाद बोलती है कि मुझे मेरा भाई चाहिए। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ मुझे पता चला है तुम्हारी एक्टिविटी आजकल यहाँ वहां फिर रही हो तुम। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ फिर रही हूँ, मुझे मेरा भाई चाहिए और वो चाहिए मुझे अभी। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ वो तो मिल जाएगा बट तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। बोलती है हाँ मुझे चाहिए, मुझे जानना है कि वो कौन है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ मैंने मेरी क्वीन चुन ली है और तुम्हें उसमें बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और तभी रिबेका को गुस्सा आता है और कहता है क्या वो कैमी वो बारटेंडर, और बोलता है तुम्हें कोई मतलब नहीं है कौन है वो और तुम भाड़ में जान दो। ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि अब रिबेका खड़ी की खड़ी रह जाती है। अब हम देखते हैं कैमी को जो अपने घर आ चुकी थी और थोड़ी उदास दिखाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं उसकी विंडो पे सीधा आ जाता है क्लाउस और क्लाउस को देख के बोलती है यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी क्लाउस बोलता है क्या मुझे तुम्हें घर के अंदर एंट्री मिलेगी। बोलती है हाँ वियर्ड जगह है, खिड़की से आ रहे हो बट हाँ एंट्री है। तभी हम देखते हैं अंदर आता है और वहां पर हम देखते हैं कैमी बहुत ज्यादा हैरान और टेंस थी और बोलती है शायद मेरे भाई ने एक तरह से डेथ नहीं की है, एक सुसाइड नहीं किया उस तरह से, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। और मैंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं की बात, सिर्फ तुमसे की। कोई तो रीजन है जिससे मैं तुमसे शेयर कर पा रही हूँ। और ऊपर से मेरे हिसाब से शॉन जो मेरा भाई है उसने सुसाइड नहीं की है, बल्कि अगर किसी वैम्पायर ने उसे कंपेल किया हो सब करने के लिए, मुझे पहले तो मेंटल इलनेस लगी थी बट अब लग रहा है कि वो किसी तरह का कंपल्शन था, क्योंकि मेरा भाई एक तरह से खुद को कैसे मार सकता है, दूसरों को कैसे मार सकता है और मुझे जानना है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है इसको जानना मत, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, इतनी सारी अगर तुम चीजें सोचोगी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और तुम इसकी हद तक कैसे जा सकती हो, इतना इजी नहीं है। और ये कहने के बाद बोलती है मैं टाउन में वापस इसीलिए आई हूँ कि मैं मेरे भाई का मौत का कारण जान सकूं और तुम मुझे कंपेल नहीं करोगे सब भुलाने के लिए। तभी क्लाउस बोलता है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम ये सब सोचते रहोगे तो तुम फोकस नहीं कर पाओगी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मैं किस पे फोकस करूं, मार्शल पे, जिसे तुम्हारा प्लान बनता रहे। और तभी बोलता है हाँ तुम्हें उस पे फोकस करना पड़ेगा कैमी, एक तरह से मेरे भाई का सवाल है। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है मेरे भाई का क्या, उसकी डेथ का क्या, उसके कंपल्शन का क्या, उसकी मौत का क्या, उन सब लोगों की मौत का क्या तुम्हारी चीजें ही सब कुछ इंपॉर्टेंट करती हैं। और रोने लग जाती है और कहती है प्लीज मुझे ये मत भुलाओ, मैं ये सब नहीं झेल पाऊंगी और इतने सालों से मैं एक तरह से कंपल्शन के अंडर नहीं रह पाऊंगी इस दर्द के साथ। तभी हम देखते हैं कि वो उसको कंपेल करता है और वो रोने लग जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पे क्लाउस की आंखों में भी आंसू थे और वो इसे भुला देता है और कहता है कि प्लीज तुम इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, पता लगाऊंगा ये किसने किया है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब मैं पता लगा लूंगा मैं उस बंदे को सफर कराऊंगा तुम्हारे भाई को कंपेल करने के लिए और तुम उसकी चिंता मत करो, आज तुम अब सो जाओ, अब रेस्ट करो। और कंपेल करके उसको सुलाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम अच्छा ड्रीम देखो जिसके अंदर तुम अच्छे फेरी टेल्स टाइप देखो और मॉन्स्टर्स और डीमन को भूल जाओ इस रियल वर्ल्ड के। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो कैमी को सुला देता है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं डवीना को जो एक तरह से उस वायलिन को देखने लग रही थी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि वो एक तरह से टिम से प्यार करती थी। तभी हम देखते हैं कि वो वहां पर खिड़की पे खड़ी थी और एक तरह से अपनी मेमोरीज के बारे में सोच रही थी जो टिम के बारे में थी। और तभी हम देखते हैं कि उसे पीछे से आवाज आती है और वो देखती है कि एलाइजा अपने डिब्बे में नहीं था और ये देख के थोड़ी डर जाती है। बट तब देखते हैं एलाइजा उसके पीछे खड़ा है और बोलता है डवीना मुझे तुमसे कोई हार्म नहीं है और तुम्हें मेरे से कोई हार्म नहीं है, तुम टेंशन मत लो, अब हमारे बात करने का टाइम आ गया है। और ये करने के बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शायद ये कोई प्लान बना रहे हैं और यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, मैं जल्द से जल्द और लाने की कोशिश करूंगा और मैं एक्सप्लेन करता हूं यार 3-4 बार देखने के बाद तो थोड़ा स्लो हो सकता है बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप सोचते हैं आगे क्या होगा और ये लोगों को डेथ किसने करवाई है, इतना बड़ा मासकर हो चुका है और ये शायद मार्शल का ही कोई प्लान हो, ऊपर से कैमी को जो इमोशनल ड्रामा झेलना पड़ रहा है शायद क्लाउस इसको हटा दे, वहीं पर क्लाउस को फिर से किसी से प्यार तो नहीं हो जाएगा। वहीं पर हम देखेंगे कि अब मार्शल और रिबेका के बीच में वापस प्यार तो नहीं हो जाता है या फिर ये दुश्मन बन जाते हैं जैसे इस टाइम पे हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि मार्शल की सेना अब उसका साथ देगी या फिर उसके खिलाफ हो जाएगी और डवीना उसका साथ देगी क्या नहीं, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और ये बच्चे से इतनी विचेस डर क्यों रही है जो उसे मारने पे तुली हुई है,
और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।